हेलो बच्चों, माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों हमने क्लास 10th के वीडियोस आपके लिए डालना शुरू कर दिया है, जिसमें हमने मैथ्स का रियल नंबर शुरू कर दिया है। तो मैथ्स का रियल नंबर तो हमने शुरू कर ही दिया है, साथ साथ में हमने साइंस के वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो आई होप कि आप साइंस के वीडियोज़ का पहला चैप्टर जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाके जरूर देखिएगा। जो आज का वीडियो रहने वाला है बेसिकली हमारा किस टॉपिक पे रहने वाला है बच्चों, आज का जो वीडियो रहने वाला है क्लास 10 मैथ्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, यानी कि आज के वीडियो बेसिकली हमारा रहने वाला है बच्चों एक्सरसाइज 1.2 पे। तो देखते हैं, चलिए 1.1 तो हमने कर लिया है, अगर नहीं देखा है तो 1.1 जरूर देख लीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में क्या है। एक्सरसाइज 1.2 जो है बच्चों तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? एक तो इसलिए भी क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में मिलने वाला है। दूसरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस हैं उनको समझते नहीं है बल्कि रट लेते हैं, और रटने की वजह से वो कभी भी इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का ही आता है, यानी कि कभी भी 1 मार्क्स का नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो जब समझोगे इसको तो आप इसको बहुत अच्छे से कर भी सकते हो एग्जाम में, और उससे क्या होगा कि आप इसमें पूरे मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करिए क्लास 9th में ही हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के सारे प्रॉपर्टीज को जान लिया था। जैसे कि इरेशनल नंबर्स को आपने क्लास 9th में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, याद करिए √2, √3 ये इरेशनल नंबर्स ही होते हैं, और बेसिकली आप इन्हीं नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी सीख चुके हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए जो आपका चैप्टर क्या है रियल नंबर्स, तो आपको पता ही है कि रियल नंबर्स बेसिकली आर द सेट ऑफ नंबर्स विच कंसिस्ट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स हम किसे कहते हैं? रियल नंबर्स हमारे रेशनल ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के सेट को ही हम क्या कहते हैं? हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो बेसिकली अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको प्रूफ करना सीखेंगे। इरेशनल नंबर्स को हम प्रूफ करेंगे, लेकिन उस इरेशनल नंबर को प्रूफ करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। वो बातें, वो थ्योरम्स, वो टॉपिक्स क्या है देखिए। यानी कि जैसे कि पहला थ्योरम क्या है आपका, यानी कि थ्योरम, ठीक है, थ्योरम 1.2 क्या कहता है आपका, ठीक है। थ्योरम 1.2 क्या कहता है, यानी कि ये थ्योरम 1.2 बेसिकली रूट वाले जो नंबर्स हैं, यानी कि जो इरेशनल नंबर्स हैं, उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें इस थ्योरम को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही थ्योरम तुम्हारा वहाँ पे काम आने वाला है। तो फिलहाल के लिए बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखा तो आप जरूर ये है कि आप इस जो √2 या √3 को जो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है उसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी कि इसके लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा बच्चों वीडियो, और समझना पड़ेगा एक एक चीज को। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस सवाल को करने के लिए या इस टॉपिक को करने के लिए, ठीक है। तो थ्योरम 1.2 क्या कहता है कि लेट P be any प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर हमारा P कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, इफ P divides a square, then P divides a where a is a positive integer, where a is a positive integer, ओके, आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ये थ्योरम 1.2 है बच्चों, जो आपके बुक में दे रखा है। ये थ्योरम हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ये थ्योरम हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने में हमें हेल्प करेगा, किसी भी इरेशनल नंबर को। क्या है, पहले इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करने में बहुत आसानी रहने वाली है। क्या है ये थ्योरम? तो लेट P बी एनी प्राइम नंबर, अगर P मान के चलिए कोई भी प्राइम नंबर है, आया हो कि आपको प्राइम नंबर तो पता ही होगा, यानी कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक खुद होता है। तो प्राइम नंबर्स अगर कोई P है, अगर यानी कि कोई
एक बात तो तय है कि ये थ्योरम जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर द प्राइम नंबर्स। लेट p बी एनी प्राइम नंबर्स इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको मतलब आपको समझ नहीं आएगा, अब एग्जांपल से देखिए। मतलब क्या है, अगर कोई प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे p की जगह अगर सपोज मैंने ले लिया 3, तो अगर 3 जो डिवाइड्स करता है, 3 डिवाइड्स कर रहा है किसको, 9 को करता ही है ना, 3 9 को डिवाइड कर देता है। तो एक तरीके से 9 का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर। 9 का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर। यानी कि 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा है कहूं, या 3 जो है 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है करूं, बात एक है। तो कह रहा है कि अगर 3 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 3 अगर 3 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा यानी कि 9 को डिवाइड करेगा, तो डेफिनेटली 3 जो है वो डिवाइड्स करेगा। 3 डिवाइड्स किसको करेगा, 3 को भी डिवाइड करेगा। इसको थोड़ा सा लिंक करिएगा इस एग्जांपल से। एक और एग्जांपल समझो, अगर 3 डिवाइड्स, आपको पता है 81 को डिवाइड कर देता है 3 जो है 81 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, कर देता है। अगर 3 81 को डिवाइड करता है दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 जो है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, एक तरीके से 9 के स्क्वायर को, 9 के स्क्वायर को। इसका मतलब एक तरीके से 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है यानी कि स्क्वायर क्या है, 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि 3 जो है डिवाइड करेगा, 3 जो है डिवाइड्स करेगा किसको, 9 को भी करेगा ही करेगा, 9 को भी करेगा ही करेगा। अब देखिए फिर से समझिए, p अगर कोई भी प्राइम नंबर है, तो p अगर a स्क्वायर यानी कि कोई स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करा, तो डेफिनेटली जो है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। दो एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया हूं। अगर 3 9 को डिवाइड कर रहा है यानी कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को भी डिवाइड करेगा। 3 अगर 81 को डिवाइड कर रहा है यानी कि 3 किसका स्क्वायर है, सॉरी 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, यानी कि 3 जो है 9 को भी डिवाइड करेगा। और एक एग्जांपल समझिए, अगर 2 जो है डिवाइड्स कर रहा है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, उसने पहले ही बोला कि प्राइम नंबर के लिए ही है। तो अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, 16, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 जो है एक तरीके से डिवाइड्स कर रहा है किसको, 4 के स्क्वायर को, 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 4 के स्क्वायर को मतलब हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो डिवाइड करेगा किसको, 4 को भी डिवाइड करेगा, ये बात तय है। करता ही है, देख लीजिए आपके सामने 2-3 एग्जांपल है। यानी कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर 3 9 को डिवाइड कर रहा है तो 9 के स्क्वायर रूट क्या है, 3 है, यानी कि 3 को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा, 81 के स्क्वायर रूट को, यानी कि 9 को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग यही है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला एग्जांपल √2 से ही लेते हैं कि √2 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। तो जैसे कि बच्चों आपको ये तो समझ में आ गया कि थ्योरम 1.2 क्या कह रहा है, वो थ्योरम आपके इरेशनल नंबर प्रूफ करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं थ्योरम 1.3 यानी कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, और हमें इसको प्रूफ करना है। यानी कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए पहले आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूं, क्योंकि √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना पूरा थ्योरेटिकल है, इसलिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली हम इसमें क्या करने जा रहे हैं या क्या करने वाले हैं। देखिए इसमें करेंगे क्या कि अगर √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए यानी कि थोड़ी देर के लिए हम इसको फॉर कॉन्ट्रडिक्ट्स का मतलब होता है कि उसके विपरीत, उसका उल्टा हम मान लेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। देखिए आपको अगर इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो वो उसमें क्या करने वाले हैं उसको बताने जा रहा हूं। यानी कि थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि चलिए भाई √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकता हूं मैं, और जैसे कि मैं करने वाला भी हूं। रेशनल नंबर मानने के बाद मैं रेशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज भी प्रूफ करूंगा, मतलब मान लूंगा, यूज करूंगा। फिर जब उसको सॉल्व करते चलूंगा, आगे सॉल्व करते चलूंगा, तो आगे चलने के बाद मुझे एक एरर नजर आने वाला है।
जो कि एक मैथ्स के कैलकुलेशंस में या एक मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए था, वो एरर वहां पे आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो एरर दिखेगा तो इसी से ये क्या कंक्लूजन निकल जाएगा, क्योंकि ये एरर आया ही इसलिए क्योंकि हमने माना ही गलत था कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसलिए हम उसमें कंक्लूजन निकाल देंगे देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? यानी कि थोड़ा सा अजीब है पर समझने की कोशिश करिएगा जरूर। इसको कुछ इस प्रकार से समझिए। सपोज आपको आइस दे दिया गया, अब ये आइस को आपको सॉलिड प्रूफ करना है, लेकिन आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मान लीजिए। तो अगर आपको आइस को सॉलिड प्रूफ करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक तरीका ये भी है कि भाई चलिए, अगर आप आइस को सॉलिड नहीं मान रहे हैं, इसको प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि चलिए आइस एक सॉलिड नहीं है बल्कि क्या है, एक लिक्विड और गैस में से किसी को मान लीजिए कि चलिए आइस एक लिक्विड या गैस है। तो जब आइस को आप लिक्विड या गैस मान लेंगे तो लिक्विड और गैस की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना चाहिए। जब आइस को आप लिक्विड या गैस मान लेंगे तो जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है या जो प्रॉपर्टीज होती हैं या गैसेस की जो प्रॉपर्टीज होती है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज को आइस को फुलफिल करना चाहिए। लेकिन जब आप उसको फुलफिल करवाने जाओगे तो कुछ एरर आएगा। एरर का मतलब आइस जो है लिक्विड की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर पाएगा और ना ही गैसेस की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर पाएगा। जैसे कि लिक्विड क्या होता है, लिक्विड इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है, तो क्या आइस जो है वो फ्लो कर सकता है? आइस में फ्लो नहीं होगा। गैसेस का है कि उसको किसी भी कंटेनर में डाले तो वो क्या होता है, उस कंटेनर को पूरा कंप्लीटली फिल कर देता है। आइस करेगा क्या? नहीं करेगा। गैसेस के और लिक्विड के फिक्स शेप नहीं होते हैं, मगर वो आइस जो है उसका फिक्स शेप होगा। तो कहने का मतलब जब आप उसको लिक्विड और गैस मान के चलेंगे तो आप जो लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा कौन? आइस। तो वहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे कि भाई आइस ना तो लिक्विड है ना तो गैस है, दैट मीन्स हमने माना ही गलत था कि वो लिक्विड और गैस है। इसका मतलब क्या हो गया? आइस आपका क्या हो गया? सॉलिड हो गया। कुछ इसी प्रकार से आप समझने की कोशिश करिएगा इसको, कि इसमें हम सबसे पहले इसको अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे कि चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं भाई क्या है ये आपका एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा और उन प्रॉपर्टीज को फुलफिल भी करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, आगे चल के कुछ एरर वगैरह देखने को मिलता है, तो इसी से हम कंक्लूजन निकाल लेंगे कि भाई √2 को हमें माना ही गलत था कि वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। और कंक्लूजन क्या निकल जाएगा कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो बच्चों प्लीज थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा अंत तक, एंड तक जरूर देखिएगा, तब आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक चीज को आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं टू कॉन्ट्रेरी। ठीक है, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसी चीज के विपरीत। ठीक है, यानी कि किसी चीज के विपरीत मानना, यानी कि उल्टा। ठीक है, विपरीत, अपोजिट। ठीक है, यानी कि लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी, चलिए मान लेते हैं, उसके विपरीत मान लेते हैं दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल। ठीक, पहली लाइन यही है कि मान लेते हैं, चलिए उसके उल्टा मान लेते हैं कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है सो वी गेट, तो हमें क्या मिलने वाला है? सो वी गेट इंटीजर्स। ठीक है, P और Q मान लेते हैं, P एंड Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सच दैट, इसका मतलब क्या हुआ? सच दैट हम √2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 को हम लिख सकते हैं P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर रेशनल नंबर का डेफिनेशन को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, रेशनल नंबर क्या कहता है? रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो भाई जब आप √2 को थोड़ी देर के लिए सही अगर आप रेशनल नंबर माने हो तो इसका मतलब है रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है कि उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो और वेयर Q is not equal to 0 and P and Q are the integers। क्लियर? अभी मान के चलिए, अब आपके बुक में थोड़ा सा दे रखा है तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब मान के चलिए कि P और Q में 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। ठीक है, मतलब कि हम मान लेते हैं, सपोज
सपोज P and Q have ठीक है कॉमन फैक्टर्स ठीक है अदर देन वन क्या है भाई इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं जो आपने P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, अगर उसमें 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर अगर है, मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलिए P हो गया 12 और Q हो गया मान के चलो 15, ठीक है। तो 12 और 15 को ध्यान से देखिए, तो 12 और 15 अभी डिवाइड हो रहा है किससे? आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी कि आप कह सकते हो कि 12 और 15 में अभी 1 के अलावा भी और कॉमन फैक्टर्स हैं। बात समझ लो, अगर ये डिवाइड हो रहा है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि अगर P और Q डिवाइड हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, दैट मींस इसके पास अभी 1 के अलावा भी इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर है। तो वही कह रहा है कि अगर मान के चले P और Q में अदर देन 1 भी कोई कॉमन फैक्टर है, तो सबसे पहले हमें उसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यानी कि हम क्या करेंगे, सो वी डिवाइड हमें डिवाइड करना है बाय कॉमन फैक्टर ठीक है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें डिवाइड कर देना है, ताकि हमें क्या मिल जाए, टू गेट हमें क्या मिल जाए, √2 = a/b मिल जाए, ठीक है। अब इसको भी समझाता हूँ, ध्यान सुनेगा। देखिए, अगर वो कह रहा है कि अगर आपका P बाई क्यू 12/15 के फॉर्म में है, P बाई क्यू अगर 12/15 के फॉर्म में है बच्चों, तो कह रहा है कि उसको a/b के फॉर्म में, यानी कि उसको उसके जो कॉमन फैक्टर से उसे डिवाइड करो। अगर इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसके कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी कि 4/5। तो बेसिकली बस इसका इतना ही कहना है, ये चाहता है कि ये जो a/b है या जो भी P बाई क्यू के फॉर्म में ले रहा है, उसको वो किस फॉर्म में ले, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने के लिए कह रहा है। यानी कि उसने पहले ही क्लियर कर दिया भाई P बाई क्यू के फॉर्म में तो हमने लिख दिया, लेकिन P और Q में अगर 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है, तो वो कह रहा है कि सबसे पहले उसको क्या करिए, उसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए 4/5 के फॉर्म में। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर मान के चले मेरा P बाई क्यू 12/15 है, तो वो कह रहा है कि वो 4/5 यानी कि a/b के फॉर्म में लिखा, यानी कि a/b को आप 4/5 समझ सकते हैं और P बाई क्यू को आप 12/15 कह सकते हैं। यानी क्योंकि 4 और 5 में देखिए अब डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 4 और 5 एक तरीके से क्या है, को प्राइम्स है, ठीक है, को प्राइम्स। अब आपको को प्राइम बता देता हूं, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, ये को प्राइम है। तो बच्चों को प्राइम उसी को कहते हैं जिन दो नंबरों के बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिन दो नंबरों के बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोलूं कि जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, यानी कि जो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा होगा, यानी कि 4 और 5 देखो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे किसी भी नंबर से, इसका मतलब 4 और 5 में बच्चों 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे ही नंबरों को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम कहते हैं। तो बेसिकली वो कहना चाहता है कि भाई आप √2 को इस फॉर्म में लीजिए, P बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन कह रहा है कि P बाई क्यू में मान के चलिए अभी 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है, मान लीजिए है, तो अगर है तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप उसको को प्राइम के फॉर्म में, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करेंगे, देखिए आगे √2 ठीक है = a/b, फिर हम करेंगे b को डिवाइड में है इधर लेके आएंगे, तो b इंटू में हो जाएगा √2a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b√2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा a², b√2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा a², स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, उसको पहले लिख देता हूँ 2, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b² और यहाँ पे a², तो ऐसे ही। क्लियर है? इसको भी फिलहाल के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए स्क्वायर करा है मैंने नॉर्मली और कुछ नहीं किया है, b का स्क्वायर हो जाएगा b², √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और a²। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अब आपको फिर से मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं एक एक चीज आपको समझाने जा रहा हूँ जिससे कि आपको रटना ना पड़े। 2b² a², इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान के चलिए किसी भी नंबर को जब आप इंटू के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक 14 को अगर मैं लिखूं 2 × 7, 2 × 7 लिख सकते हैं 14,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2 डिवाइड 14, 2 भी डिवाइड करेगा किसको? 14 को, एंड 7 भी किसको डिवाइड करेगा? 14 को। तो इससे बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब किसी भी नंबर को इनटू के फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दो नंबरों को आपने इनटू के फॉर्म में लिखा है वो दोनों नंबर 14 को डिवाइड करेंगे, या जिस भी नंबर को आपने इनटू के फॉर्म में लिख रखा है उसको डिवाइड करेंगे। मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आप 10 को लिखते हैं क्या? 2 इंटू 5। 10 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 5। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 डिवाइड 10 करता है ना, 2 5 10 हो जाता है, और 5 भी डिवाइड किसको करेगा? 10 को। इससे बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि बच्चों, अगर किसी नंबर को, जैसे कि a स्क्वायर को हमने किसके बराबर लिख रखा है? 2 इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को हमने किसके बराबर लिख रखा है? 2 इंटू बी स्क्वायर। जैसे हमने 10 को 2 इंटू 5, 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो जैसे वहां से आपने मीनिंग समझा कि अगर 10 को 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 इज डिवाइड 10 एंड 5 इज ऑल्सो डिवाइड 10। तो सिमिलरली बिल्कुल मैच करिए ना, थोड़ा सा मैच करिए थोड़ा सा। देखो क्या दिख रहा है? 2 डिवाइड ए स्क्वायर, 2 किसको डिवाइड करेगा? ए स्क्वायर को, और बी स्क्वायर भी किसको डिवाइड करेगा? ए स्क्वायर। यही तो मीनिंग हुआ, यहां से समझिएगा। इसका मतलब जो है उसको यहाँ पे फिट कर दीजिए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2 डिवाइड ए स्क्वायर। यहां से मैच करिए, 2 डिवाइड 14 एंड 7 डिवाइड 14, 2 डिवाइड 10 एंड 5 डिवाइड 10। उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा? ए स्क्वायर को। जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा? ए स्क्वायर को। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। भाई करेगा ही करेगा, है ना? आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि क्यों करेगा। अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर करेगा तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आपको समझा दिया था कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि किसी स्क्वायर वाले नंबर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो डेफिनेटली ये भी होगा कि वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं बाय थ्योरम। थ्योरम में हमने पढ़ा है, ठीक है, थ्योरम कौन सा था? वो 1.2 था, ठीक है। तो थ्योरम 1.2 में हमने क्या पढ़ा कि 2 ऑल्सो डिवाइड किसको डिवाइड करेगा? 2 ऑल्सो डिवाइड ए, ठीक है। यानी कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और मैंने बता भी दिया कि क्यों कर रहा है, ठीक है, तो वो ये भी है, सच बात है कि 2 भी किसको डिवाइड करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ गई स्टेटमेंट्स, ठीक। चलिए अब देखिए, अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो जरा सोचिए आराम से, तसल्ली से। अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ बच्चे की ए जो है 2 का मल्टीपल ही तो होगा। मतलब 2 अगर ए को डिवाइड तभी तो कर पाएगा जब ए की जो वैल्यू है वो 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में हो। यानी कि ए या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 100 होना। यानी कि ए कहीं ना कहीं किस फॉर्म में है? वो 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है, क्योंकि 2 उसको डिवाइड कर दे रहा है। सुनिएगा ध्यान से। यानी कि हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल देखो, इसको भी समझाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ए क्या क्या हो सकता है? अगर 2 उसको डिवाइड कर रहा है तो ए कैन बी, ठीक है, ए क्या क्या हो सकता है? ए हो सकता है, मान के चलो 20 भी हो सकता है, ए तुम्हारा 14 भी हो सकता है, ए तुम्हारा 16 भी हो सकता है। यानी कि कोई भी 2 का मल्टीपल्स ही होगा। तो लेकिन एक बात तय है, जो भी हो, अगर वो 2 का मल्टीपल्स है, कोई नंबर अगर 2 का मल्टीपल होता है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? 2 इंटू समथिंग। मतलब 2 इंटू समथिंग का मतलब, जैसे 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8। बस एक लिखने का तरीका। यानी कि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली वो 2 का मल्टीपल होगा, और अगर वो 2 का मल्टीपल है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं बच्चों, कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 2 इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। Where c is any integer, where c is any integer, यानी कि c कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका a 16 हुआ, मान के चलो a 16 हुआ तो 2 इंटू सी, यानी कि c क्या हो गया 8। अगर 14 हुआ तो 2 इंटू 7, यानी कि c क्या हो गया इसमें 7 हो गया। अगर 20 हुआ a तो 2 इंटू सी, यानी कि c इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 हो जाएगा। मतलब सिंपल सा बच्चों ये है कि कोई नंबर a अगर वो 2 का मल्टीपल हुआ
अगर वो 2 का मल्टीपल हुआ तो उसको सिंपल सी बात है कैसे लिखा जा सकता है भाई, 2 इंटू सी, 2 इंटू एम लिख दो, कुछ भी लिखो, यानी कि 2 इंटू समथिंग, सी की जगह यानी कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन ये बात होता है कि इसको 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। बस यही आपको समझाना चाहता हूँ कि 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो पहले सबसे पहले आप लोग इतने को अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को हम समझते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, इतने पार्ट को बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करा है, पहले इतना आप उतार लीजिए। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो करना क्या है, यहां तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, a इक्वल टू जो 2c लेके आए हो, a की वैल्यू 2c के बराबर लेके आए हो, उसको कहां पे पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग, इसके बाद का पार्ट है, देखिए हम देखिए पुटिंग, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट्स भी लिख सकते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू सी के फॉर्म में आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू सी के फॉर्म में आई, उसको कहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो सब्सटीट्यूट करिए, तो 2b स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, a की जगह कितना पुट करना है, 2c, तो 2c का स्क्वायर, भाई यहाँ पे a स्क्वायर है ना, ध्यान से देखिए, 2b स्क्वायर a स्क्वायर, 2b स्क्वायर और a की जगह कितना लिख देना है, 2c, तो ये कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करो, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, यानी कि हम फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ पे, b स्क्वायर को हमने लिखा है 2 इंटू सी स्क्वायर के फॉर्म में। तो अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर किसी नंबर को हम इंटू के फॉर्म में लिखते हैं, 2 इंटू समथिंग या 2 इंटू सी स्क्वायर, तो यानी कि किसी भी नंबर को जब इंटू के फॉर्म में लिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है कि 2 किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को, और c स्क्वायर भी किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर। तो हमें काम सिर्फ 2 से, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स किसको करेगा, डिवाइड्स, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर को करेगा, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा बता दिया था कि अगर हम किसी भी नंबर को, फिर से सुनिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा आपको, अगर जैसे हम 15 को 5 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू के फॉर्म में, तो 15 को अगर 5 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा गया, इसका मतलब 5 डिवाइड 3 एंड 3 भी किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड 15 और 3 भी किसको डिवाइड करेगा, 15 को डिवाइड करेगा, 5 3 जा 15 डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन किसी भी नंबर को जब इंटू के फॉर्म में लिखा जाता है तो b स्क्वायर को हमने इंटू के फॉर्म में लिखा है, 2 इंटू सी स्क्वायर, यानी कि 2 किसको डिवाइड करेगा बच्चों, b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर कर रहा है, तो हमने थ्योरम में पढ़ा था, ठीक, फिर वही कहानी कि बाय थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूं बाय थ्योरम। तो बाय थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि बाय थ्योरम, ठीक है, 1.2, ठीक है, कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। अगर 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर जब किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है, ये हमने थ्योरम में जान लिया था। क्लियर है बात? तो देखिए अब धीरे धीरे हम बिल्कुल इस क्वेश्चन के एंड में आ गए, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए, अब धीरे धीरे हम इस बात पे आ रहे हैं अंत में जहां पे हमें कुछ एरर दिखाई देगा, ठीक है, जहां पे हमें कुछ एरर दिखाई देगा। तो देखिए अब यहाँ पे गौर से देखिए, हमने शुरुआत में इनिशियली a और b को को प्राइम माना था, a और b को हमने को प्राइम माना था, दैट मींस a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 माना था। लेकिन ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, अभी मैंने नीचे लिखा भी था कि 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, मैंने लिखा था नीचे, 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मींस, ठीक है, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, a and b have at least 2 as a common factor, 2 as a common factor, ठीक है। यानी कि ये बात तो तय हो गई कि इससे ये बात तो समझ में आ गया कि जहां हमने माना था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, और हमने उसी फॉर्म में लिया भी था, लेकिन आगे सॉल्व करते हुए आए तो क्या दिख रहा है,
यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ए और बी में तो कॉमन फैक्टर आ गया, कम से कम दो तो उसमें एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि डिवाइड करने का मतलब वो फैक्टर ही तो हुआ उसका। तो ये क्या हुआ, एक एरर एराइज हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया, एक एरर एराइज हो गया, यानी कि हमने माना तो ये था कि ए और बी में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मगर यहाँ पे देखने को क्या मिला, जब हम इसको सॉल्व करते चले गए तो हमें देखने को मिल रहा है कि ए और बी में तो कम से कम दो तो एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that that A and B have no common factor other than 1। यानी कि ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को विरोध जताना, किसी चीज को विरोध करना, ठीक है, अपोज करना किसी चीज को। तो ये कह रहा कि भाई ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हमने अंत में क्या देखा, आपने तो बोला था कि ए और बी में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मगर ये इस चीज को क्या कर रहा है, इस चीज को ये अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है कि भाई आपने जो 1 ए और बी को माना था कि उसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मैं इसको विरोध करता हूं, अपोज करता हूं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने माना ही गलत था कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो एराइज हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो विरोध या एरर कह लो अपने लैंग्वेज में, ये जो एरर एराइज हो रहा है, यानी कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि ये जो एरर, ये जो विरोध जताया जा रहा है, विरोधाभास जो यानी कि एरर जो राइज हो रहा है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, ठीक है, क्योंकि हमने माना ही गलत था, ठीक है, हमने एज्यूम ही गलत करा था, एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन दैट √2 इज अ रेशनल, यानी कि ये जो सारी समस्याएं, ये जो सारा एरर एराइज ही इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने माना ही गलत था कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहां से लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख लेंगे कि दिस कंक्लूड, इससे क्या कंक्लूड निकला, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इससे ये कंक्लूड निकल गया कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। बच्चों देखो, आपको रटना नहीं है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक जो वर्ड है, एक एक जो स्टेटमेंट्स है उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करिए, ताकि आप इसको खुद ऐसे पढ़ लो, ऐसे जान लो कि आपको रटना ना पड़े, यानी कि आप सीधा खुद ही आप सारे स्टेटमेंट्स को लिखते चले जाओ समझ के। क्लियर है बात? तो देखिए, सबसे पहले हमने ये कर दिया कि किस तरीके से √2 को हमने इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। थोड़ा अजीब है पर करना ऐसे ही है, ठीक है। तो सेम देखिए, अब अगर आपसे √3 के लिए पूछा जाए, √5 के लिए भी पूछा जाए, तो आपको सेम ऐसे ही करना है। क्लियर है? तो चलिए फिर भी आप लोगों के लिए √3 का भी देखते हैं कि अगर हमें √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा तो वो कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, अगर आपको √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने आ गया हो तो सारा उसमें हमने डिटेल में पढ़ा। अब √3 के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सेम प्रोसेस करना है, क्योंकि आप सारे चीज़ों को, सारे स्टेटमेंट्स को आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं √3 को अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, चलिए अब जल्दी से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट अस, ठीक है, मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे टू कॉन्ट्रेरी, यानी कि उसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रेरी क्या हम उसको उल्टा मान लेंगे टू दैट, कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज अ रेशनल। तो भाई हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो क्या लिखते हैं फिर, सो वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, सो वी गेट P एंड Q इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स मिल जाएगा, ठीक है, इंटीजर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल टू C। भाई अगर आपको पता है कि कोई रेशनल नंबर की क्या होता है कि उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है,
where q is not equal to 0 and p and q are the integers. So we get p and q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो क्या लिखेंगे? So we such that, ठीक है, so we such that हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि √3 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि अगर मान के चलो p बाई क्यू अभी उसमें 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके इसको क्या कर लेना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो उसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो मान के चलो सपोज p and q have, ठीक है, p and q have कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है। सो वी डिवाइड, हम उसे डिवाइड कर देंगे। सो वी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर टू गेट √3 is equal to a upon b, where a and b are co-prime। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं पूरे बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखवा रहा हूँ। आपको कई बार या कई टीचर्स क्या करते हैं कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने की बजाय शुरुआत में क्या लिख देते हैं कि भाई चलो √3 को a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ये वाला लाइन आप स्किप कर सकते हो कि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे उसको। फिर सपोज p एंड q है कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो हम शुरू में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली √3 को a अपन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप चाहो तो स्किप कर भी सकते हो, और थोड़ा सा अगर लिख दोगे, समझ ही रखे हो तो लिखने में कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आपने समझ रखा है तो उसको लिखने में कोई तकलीफ भी नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आप चाहो तो ये वाला लाइन स्किप कर सकते हो। कौन सा वाला? सो वी गेट p and q इंटीजर सच दैट √3 is equal to p by q, सपोज p and q have कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सो वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट इतना। तो आप इसको इनिशियली, अगले क्वेश्चन में बता भी दूंगा, अगले क्वेश्चन में इसको स्किप करके दिखाऊंगा कि कैसे लिख देंगे। यानी कि शुरू में ही मान लेंगे कि √3 को a बाई बी के फॉर्म में लिख दो और लिख दो कि वेयर a and b आर को-प्राइम, यानी कि हम मान के शुरू से चलेंगे कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो टू गेट √3 is equal to a upon b where a and b are co-prime, ये सारी चीज आपको बता दिया, समझ में आ भी गया होगा। तो अब √3 को हमने लिख दिया a upon b के फॉर्म में, तो इधर आएगा तो ये b into √3 is equal to a हो जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करोगे, चलो पहले स्क्वायर करके दिखाता हूँ इस तरीके से स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और √3 का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि किसी भी नंबर को इनटू के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, 3 डिवाइड a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। 3 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो बाय थ्योरम में हमने पढ़ रखा है, बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 ऑल्सो डिवाइड बाय 3 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड करें तो बाय थ्योरम 3 ऑल्सो डिवाइड a, ठीक है। ये आपको समझा दिया हूँ, समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलिएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर डिवाइड a कर रहा है तो वी कैन राइट हम लिख सकते हैं कैसे, a को 3 into c के फॉर्म में, where c is any integer, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर a 3 को डिवाइड 3a को डिवाइड कर रहा है, अगर 3 डिवाइड कर रहा है a को, यानी कि a किसका मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, a 3 का मल्टीपल होगा इस केस में, तो 3 का मल्टीपल होगा तो यानी कि हम इसको 3 into c के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 का कोई भी मल्टीपल्स हो तो भाई उसको 3 into समथिंग लिख सकते हो ना, तो वही हमने 3 into c लिख दिया। अब इसी चीज को कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट या पुटिंग, जो भी लिखना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a जो कि कितना है 3c इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन था तुम्हारा 3b स्क्वायर और a स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं a स्क्वायर की जगह 3c पुट कर दूँ तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो 3 3 जा 9, तो हम कह सकते हैं कि फाइनल स्टेटमेंट क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3c स्क्वायर,
ठीक है, यानी कि 3 जब उधर जाके 9 को डिवाइड कर देगा तो b² बचेगा, इधर उधर क्या बचेगा 3c² बचेगा। क्लियर है, इतने बातें समझ में आ गई। चलिए इतने चीजों को आप पहले स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और उसको उतार लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं ऊपर वाला पार्ट को मिटा देता हूं ताकि हम इस पर थोड़ा स्पेस मिल जाए और हम इसको कर सकें आसानी से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसका आगे कहानी आपको पता ही है क्या करना है। अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि 3 किसको डिवाइड करेगा b² को, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि 3 डिवाइड्स किसको करेगा b² को, 3 डिवाइड्स किसको करेगा b² को, ये भी मैंने समझा दिया आपको। अगर 3 डिवाइड्स करेगा b² को तो बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय थ्योरम 3 ऑल्सो डिवाइड, 3 किसको डिवाइड करेगा b को भी करेगा, ठीक है। तो देखिए 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, और माना हमने ये था कि a और b में कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 3 जब दोनों को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इसका साफ सीधी मतलब ये हुआ कि ठीक है a एंड b हैव एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, उनके पास 3 एज अ कॉमन फैक्टर है, 3 एज अ कॉमन फैक्टर है, 3 एज अ कॉमन फैक्टर है, ठीक। तो अगर उन पे कम से कम 3 एज अ कॉमन फैक्टर है और माना हमने क्या था कि भाई उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक तरीके से ये क्या हुआ, एक तरीके से ये एक एरर अराइज हुआ, ठीक है। ये एरर अराइज हुआ यानी कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको जो फैक्ट हमने माना था, क्या फैक्ट माना था कि a और b में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि अपोज कर रहा है। तो क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो दैट मीन्स a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। तो ये क्या कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको, द फैक्ट दैट a and b have no common factor, ठीक है, other than 1। यानी कि जो फैक्ट आपने माना था कि a और b में 1 के अलावा कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि जो आपने माना था कि इसमें कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, बट दिस contradiction has arisen इसलिए हुआ arisen because of our incorrect assumption, क्योंकि हमने माना ही गलत था कि क्या माना गलत था कि रूट 3 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या कंक्लूड निकाल लेंगे, सो वी conclude that root 3 is an irrational number। ये क्या है, एक irrational number है। क्लियर है बात, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको एक क्वेश्चन भी करने आ गया इसका, जैसे रूट 2 का अगर आपको समझ में आ गया तो रूट 3 आप देख रहे हो कि बिल्कुल सेम ही है, कुछ स्टेटमेंट चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी सिंपल है, और देखते हैं कि उनको किस तरीके से करना है। चलिए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है प्रूव रूट 5 इज अ इरेशनल, और जैसे मैंने रूट 2 को किया है, रूट 3 को किया है, वैसे रूट 5 को आप कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम है, वो आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो आपके लिए छोड़ रखा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसमें आप मान के चलेंगे कि रूट 5 जो है आपको पहले से ही या तो सवाल में लिखा होगा, नहीं भी लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि रूट 5 तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसमें भी सेम वैसे ही कहानी, लेट अस, ठीक है, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी, यानी कि उसका उल्टा, क्या उल्टा मान लेंगे, कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2 रूट 5, ठीक है, 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल। चलिए भाई हम मान लिए इसको कि ये क्या है, उसका विपरीत, यानी कि एक रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है सो वी गेट, अब देखो यहाँ पे मैं वो वाली लाइन सब स्किप कर रहा हूँ तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सो वी गेट, यानी कि मैंने वो इंटीजर वाला जो है
ये पी एंड क्यू वाला उसको स्किप करके सीधा क्या लिखूंगा, सो वी गेट ए एंड बी को प्राइम, ठीक है, को प्राइम, ठीक है, ए और बी हम को प्राइम हमें मिल जाएगा, वेयर ये भी लिख देते हैं चलिए कि बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक, को प्राइम बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट यानी कि मैंने डायरेक्टली मान लिया कि भाई इसको अगर हम ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि आपने माना क्या है, इसको मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ये अगर एक रेशनल नंबर है तो इसको भाई ए बाई बी के फॉर्म में लिख दिया मैंने। यानी कि पहले मैं जो 2 क्वेश्चंस कराया उसमें मैं इसको पहले p बाई क्यू के फॉर्म में लिखता था, फिर मैं मानता था कि अगर p और q में कोई कॉमन फैक्टर अगर अदर देन 1 है तो उससे कॉमन फैक्टर को डिवाइड करके a और b के फॉर्म में लिख दीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया था वो वाले जो स्टेटमेंट है आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, तो मैंने इसमें स्किप कर दिया, ठीक है। तो 3 + 2√5 को हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, क्या करना है आपको, बाकी सबको उधर लेके जाना है, ठीक है। क्या कैसे लेके जाएंगे, 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस का 3, ठीक है, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्लियर है। इसको और अगर अच्छे से लिखना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2√5, ठीक है, a अपॉन b, यानी कि इसको जब एलसीएम ले लोगे तो 3b अपॉन में b आ जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन 3b अपॉन में 2, इस तरीके से, ठीक, √5 a माइनस 3b अपॉन में 2। अब एक बात मुझे बताइए जरा, आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि रेशनल नंबर, और क्लास 8th में भी पढ़ रखा है कि रेशनल नंबर जितने भी होते हैं उनके जितने भी ऑपरेशंस हैं, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, सब में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू का मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर में अगर आप कुछ भी रेशनल नंबर प्लस करते हैं तो रिजल्ट भी रेशनल, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशनल, रेशनल और रेशनल को डिवाइड करते हैं तो भी रेशनल, रेशनल और रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रेशनल आता है। तो जरा सोच के देखिए, a अपॉन b को तुमने क्या माना था, रेशनल माना था, a अपॉन b को क्या माना था, रेशनल माना था, क्योंकि आपने 3 + 2√5 को रेशनल माना था, जिसको a बाई b के फॉर्म में लिखा, यानी कि एक रेशनल है। और जानते हो कि अगर a और b तुम्हारे रेशनल है, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है, तो a और b क्या होगा, इंटीजर होंगे। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे साफ दिख रहा है, ठीक है, कि a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर। भाई ये तो इंटीजर ही होंगे ना, अगर आपके रेशनल नंबर है तो आपको पता ही है कि जो a और b होते हैं क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो अगर ये इंटीजर्स हैं, ठीक, अगर ये इंटीजर्स हैं, वी गेट, जो हमें मिला है, क्या मिला है, a माइनस 3b अपॉन 2b इज आर रेशनल, भाई अगर देखिए, अगर a अपॉन b अगर रेशनल है, ठीक है, a और b इंटीजर है, रेशनल भी है, तो अगर आप उसमें कुछ भी प्लस कर दीजिए, कोई भी इंटीजर को प्लस करिए, माइनस करिए, डिवाइड करिए, तो पूरा ओवरऑल, यानी कि ये मेरे कहने का मतलब ये पूरा भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो उस हिसाब से अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए, इस साइड √5 है और इस साइड भी क्या है, इस तरीके से हमने क्या समझ लिया कि ये पूरा क्या है भाई, ये रेशनल ही होगा। हमने ही तो पढ़ा कि अगर a और b इंटीजर है तो a अपन b भी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो उसमें 3b जो 3 आ गया है, 2 आ गया, कुछ भी प्लस या माइनस हो गया, तो ओवरऑल क्या रहने वाला है, रेशनल रहने वाला है। तो अगर ओवरऑल रेशनल रहने वाला है तो भाई उस हिसाब से √5 को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल। भाई क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो तभी बराबर होती है ना जब दोनों साइड कम से कम इधर रेशनल है तो इधर भी तो रेशनल होगा। दो चीजें अगर बराबर है तो इसका मतलब मस्ट है कि अगर इधर रेशनल है तो इधर भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए, अगर दोनों साइड रेशनल है तो आप कह सकते हो √5 इज आर रेशनल। भाई इस हिसाब से अगर ये बराबर का साइन लगा हुआ है तो अगर ये रेशनल है तो इसको भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, इसको भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। पर क्या √5 रेशनल है, नहीं है। देखो फिर से एरर अराइज हो गया। यानी कि जब कोई दो चीजें बराबर होती है तो भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर होना का मतलब क्या है कि अगर इधर रेशनल है तो इधर भी रेशनल होना चाहिए। मगर इधर तो रेशनल है लेकिन ये आपका √5 आपको पता है कि रेशनल नहीं है, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नहीं है। तो फिर से देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया कि दो चीजें बराबर है मगर एक तरफ रेशनल है और एक तरफ इरेशनल है। तो फिर से हम वही सब चीजें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हमने माना ही गलत था कि ये क्या है आपका, ये पूरा
3+2√5 क्या है, इसको हमने रेशनल माना ही गलत था, इसलिए ये एरर राइज होगा। तो आगे देखिए क्या लिखेंगे, इसको मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो पॉज कर लीजिए। अब देखिए आगे इसका क्या लिखेंगे, आगे फिर से वही सेम लाइन, क्या सेम लाइन होगा, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये कॉन्ट्रडिक्ट्स कर रहा है द फैक्ट दैट √5 is irrational. √5 is irrational. This contradiction has arisen. This contradiction, ठीक है, has arisen because of, ठीक है, our incorrect assumption, हमने माना ही गलत था, इसलिए ये एक तरीके से एरर अराइज हो रहा है कि दो चीजें बराबर और एक तरफ रेशनल तो दूसरी तरफ इरेशनल आ रहा है, क्योंकि रेशनल इधर भी रेशनल होना चाहिए मगर ये एक्चुअल में क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये एजम्पशन हमने गलत किया था, क्या एजम्पशन किया था, आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, ठीक है, इसको इनकरेक्ट एजम्पशन किया था हमने 3+2√5 इज रेशनल, हमने इसको गलत मान लिया था कि भाई ये क्या है, रेशनल है। तो क्या कंक्लूजन निकला, सो वी कंक्लूड दैट 3+2√5 इज इरेशनल, ठीक है। देखो वहां पे कॉमन फैक्टर का एरर अराइज होता था, यहाँ पे इक्वलिटी के एरर अराइज हो रहा है कि दो चीजें बराबर भी है मगर एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल है। क्लियर है। तो देखो सारे क्वेश्चन को लगभग वैसे ही करना है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो चलिए फिर ये अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड का फर्स्ट, 1/√2 को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब सारे क्वेश्चन वैसे ही होने वाले हैं, जल्दी से फटाफट करते हैं। चलिए तो लेट अस, ठीक है, अज्यूम मान लेते हैं, टू कॉन्ट्रेरी यानी कि उसका विपरीत, उसका उल्टा, ठीक है, दैट 1/√2 इज रेशनल। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है, सो वी गेट A एंड B, ठीक है, आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम, जहाँ पे B इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वो वाले अब सीधा शॉर्टकट कर रहे हैं हम, तो सच दैट, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, सच दैट 1/√2 को हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि A एंड B आर इंटीजर्स है, ठीक है, A एंड B आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स है। क्लियर है। तो अब देखिए आपने इस फॉर्म में लिखा, फिर से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो देखो अगर √2 को इधर ले जाओ, इनको इधर ले आओ, तो B इधर आ जाएगा, A इधर आएगा तो इसके इधर आ जाएगा, यानी कि A इंटू √2, ठीक है, इधर बचेगा 1, ठीक है। अब √2 को उधर ले जाइए तो B/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वही सेम कहा। अब जरा बताइए अगर A/B, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि A एंड B आर इंटीजर्स थे, A एंड B आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स थे, ठीक है। अगर ये इंटीजर्स थे तो सिंपल सी बात है A/B हमारा क्या था, रेशनल। अगर A एंड B इंटीजर्स थे तो A/B अगर रेशनल था, सो B/A इज रेशनल, भाई ये भी तो रेशनल होगा। ध्यान से समझिएगा भाई, अगर A/B रेशनल है यानी कि 2/3 मान के चले, तो 2/3 अगर रेशनल है तो 3/2 क्या होगा, वो भी तो रेशनल ही होगा ना। तो अगर A/B अगर रेशनल था तो B/AB क्या होगा, रेशनल होगा। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, √2 को भी क्या होना चाहिए, √2 इज अ रेशनल। भाई क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर तभी तो हो पाता है जब इधर की चीजें और इधर की चीजें बराबर हो। यानी कि अगर ये रेशनल है तो इट मस्ट बी √2 रेशनल, यानी कि √2 को भी रेशनल होना चाहिए था, √2 को भी क्या होना चाहिए था, रेशनल होना चाहिए था। अगर क्या √2 रेशनल होता है, नहीं होता, √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो फिर से देखिए दो चीजें बराबर तो हैं, मगर एक तरफ रेशनल है और दूसरी तरफ इरेशनल है। तो फिर से वही, ये उतार लीजिएगा, फिर से वही क्या कि एक एरर अराइज हो रहा है, ठीक है, एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने माना ही गलत था। तो सेम लाइन लिखना है, तो दिस, ठीक है, दिस
कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ठीक है, रूट टू इज इरेशनल, ठीक है, रूट टू इज इरेशनल। तो दिस बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन, contradiction has arisen, because of our incorrect assumption, क्योंकि हमने माना ही गलत था। क्या माना गलत था? हमने इनकरेक्ट एजम्पशन करा था कि 1/√2 क्या है, इज रेशनल। ये चीज हमने गलत माना था, तो क्या निकाल देंगे? सो वी कंक्लूड, तो इससे हमारा कंक्लूजन निकल गया, कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इरेशनल है, ये हमारा कंक्लूजन निकल गया, ठीक है। तो बाकी देखो भाई, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। एरर अराइज हो रहा है, इसमें एरर अराइज ज़्यादातर क्या होगी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर भी लिखा रहेगा, और एक तरफ रेशनल हो गया तो दूसरी तरफ इरेशनल होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन करेगा, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन करेगा, यानी कि उसको विरोध करेगा कि भाई √2 तो कभी भी हमने √2 को तो प्रूफ कर रखा है कि वो इरेशनल नंबर है। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि एक तरफ इरेशनल हो और एक तरफ रेशनल हो और बराबर भी हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि हमने माना ही गलत था कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया कि भाई 1/√2 आपका क्या है, एक इरेशनल है। देखिए दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक 7√5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना और एक 6+√2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना। और अब तो आप सीख भी गए होंगे, फिर भी चलिए मैं आपको बस जल्दी से, मैं पूरे स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कैसे करेंगे कि हम 7√5 को क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो जब आप इसको रेशनल मान लोगे तो उसको कैसे लिख सकते हो, a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। सारी स्टेटमेंट देखो सेम रहने वाली, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा। आप वो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स लिखे वही लिख सकते हो। तो 7√5 को a/b के फॉर्म में लिखा, फिर से सेम वही आपका a/b और 7 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अगर a और b इंटीजर है तो ये पूरा भी आपका क्या होने वाला है, रेशनल होगा। और a/b अगर उसमें 7 आके डिवाइड हो भी गया है तो उसका वो रेशनल ही रहेगा। तो अगर ये रेशनल है तो इसको भी क्या होना चाहिए था, रेशनल। मगर √5 रेशनल होता है क्या, नहीं होता। √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। सेम वही कहानी लिखोगे कि दिस मतलब कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ठीक है, a/b मतलब √5 इज इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है जबकि ये इरेशनल नंबर है। तो ये भाई एक विरोध हो रहा है, एक तरफ इरेशनल और एक तरफ रेशनल इक्वल नहीं हो सकते हैं। बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हमें माना ही गलत था कि 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? स्टेटमेंट लिख लोगे, ठीक है। अब देखिए 6+√2 को भी सेम, 6+√2 को क्या मान लोगे, a/b के फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है। रेशनल मान लोगे थोड़ी देर के लिए, a और b को प्राइम रहने वाले हैं, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से भी अगर हम देखें √2 = a/b और इधर 6 माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कैसे लिख सकते हो, a/6b/b। तो भाई ये पूरा भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर a और b इंटीजर है तो उसमें कुछ भी प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ओवरऑल जो रिजल्ट रहने वाला है वो रेशनल नंबर ही रहने वाला है। जबकि इधर क्या है, √2 आप प्रूफ कर ही चुके हो, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये एरर ही तो अराइज हुआ। बराबर कैसे हो सकता है, एक तरफ इरेशनल एक इरेशनल और एक तरफ रेशनल, बराबर कैसे हो सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट्स कर रहा है फैक्ट को दैट √2 इज इरेशनल। तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। फिर से सेम लाइन, क्योंकि 6+√2 क्या है, एक रेशनल जो हमने माना था वो इनकरेक्ट एजम्पशन था, इसलिए वी कंक्लूड दैट 6+√2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों इसके स्टेटमेंट नहीं कराया मैंने, और कर लोगे मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराया है एग्जाम में, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपको आने ही वाला है। इसलिए प्लीज़ इसको अब रटिएगा मत, जैसे मैंने आपको समझाया उस तरीके से समझ के खुद से इसको लिख लीजिएगा, आपको अपने आप ही याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको बहुत अच्छे से समझाने की, ठीक है। बाकी आप ये जो 2 क्वेश्चन मैंने इसके स्टेटमेंट्स लिखे, इसको छोड़िएगा मत, इसको भी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, गुड बाय।